हाय ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। सो इन द टुमारो सेशन मैंने कहा था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका मटेरियल कॉस्टिंग का, एंड डेफिनेटली ये आज कंप्लीट हो जाएगा। आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, पहले मैं वो करवा देता हूँ, देन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट में हम वो सारा होमवर्क चेक कर लेंगे, जो भी हमने आपको होमवर्क दिए थे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इन द टुमारोज लेक्चर आई विल अपलोड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। यस, मैं आपको एक शीट भी दे दूंगा कि हाँ वैसे हमारा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हो गया कवर। आई विल ऑल्सो गिव यू अ शीट रिगार्डिंग कि कौन सा चैप्टर हमने स्टडी मैट से ये मतलब स्टडी मैट में इलस्ट्रेशन ही है तो हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है इसका। आई विल ऑल्सो अपलोड दैट थिंग। चलिए, सो एक बार अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमने क्वेश्चन 24 कल नहीं किया था, चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन। इन्वेंट्री लेवल का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो एक प्रोडक्ट बना रही है ईएक्सी, जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल डीईई यूज कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट इज ईएक्सी एंड रॉ मटेरियल इज डीईई। एक यूनिट ईएक्सी बनाने के लिए मतलब एक आउटपुट बनाने के लिए बेसिकली 2 kg ऑफ डीई रिक्वायर्ड। तो 2:1 इज द रेशियो बेसिकली ऑफ इनपुट इज टू आउटपुट की रेशियो क्या होगी यहाँ पर हमारी 2:1 हो गई। As per the sale forecast conducted by the company, it was able to sell 10,000 units of EXC in the coming year. So basically, this is your sales. ये सेल हो गई आपकी। सेल किसकी है ये? दिस इज द सेल ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड की हमें सेल्स गिवन है, देख सकते हो आप। एनुअल सेल्स हमें फिनिश गुड की गिवन है 10,000 यूनिट्स। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रोडक्शन चाहिए होती है। एंड डेफिनेटली मैंने आपको बता रखा है, आप इसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे सेल्स में, देन डेफिनेटली यू विल गेट द प्रोडक्शन। ये हमने कल क्वेश्चन भी किया था ना, और इवन लास्ट में मैंने आपको दिया भी था करने के लिए। ओके तो यहाँ पर हमें यहाँ दे रखा है देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ईएक्सी। तो 900 इज बेसिकली योर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 900 आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। एंड तो 900 आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो आप देख सकते हो इसने एक इक्वेशन बना ली, जैसे आप ट्रायल बैलेंस जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 ओपनिंग स्टॉक आता है, 2 परचेजेस आता है, क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो बेसिकली अगर मेरे को प्रोडक्शन निकालनी है, प्रोडक्शन बेसिकली मीन द परचेज, जैसे थिंगी लगा लो, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे ही तो निकल रहा है हमारा। तो इसने इक्वेशन ऐसे बना ली, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्रेडिट वाले जो साइड होती है ना उसमें ये दोनों चीजें आती हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। एंड हमें निकालना है प्रोडक्शन। सो 10,000 विल बी योर सेल्स प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वी हैव गिवन ओनली द ओपनिंग स्टॉक 900 यूनिट्स। तो डेफिनेटली वी विल गेट द प्रोडक्शन। यस, आप इतना इक्वेशन ना बनाओ, तो सीधा भी आप 10,000 माइनस 900 करेंगे एंड 9,100 आपका आ जाएगा। आप ऐसे भी शो ऑन कर सकते हैं। क्लियर? नाउ इनपुट आउटपुट रेशियो इज गिवन टू यू, एंड यू ऑल नो कि आपको एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो सिंपली फॉर्मूला प्रोडक्शन इनटू इनपुट बाय आउटपुट, 9,100 इनटू 2/1, you will get the raw material consumed. Okay, that's I think all right. Okay, next आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरे को कह रहा है कि ये आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मेरे को रिगार्डिंग दे रखी है रॉ मटेरियल डीई के रिगार्डिंग दे रखी है। तो डीई का ओपनिंग मतलब रॉ मटेरियल का भी हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन है। सो वी विल डेफिनेटली लेस, ताकि हमारा रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगी। तो मेरा क्या है? कंज्यूम्ड है ना। लेकिन मैं जब ईओक्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आई विल टेक द परचेज वाला ना। सो मेरे को रॉ मटेरियल परचेज चाहिए होता है। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8,100 लेस कर दूंगा उसमें से 1000, आई विल गेट द परचेज 17,200, ठीक है। चलो आगे हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी को 720 इंकर करना पड़ रहा है। तो 720 इज बेसिकली योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। 720 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करता है वो है 13.76%। सो बेसिकली परसेंट में दे रखा है, तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। परचेज प्राइस इज योर 125, तो 125 का 13.76% करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास 17.2 आपका आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। इन ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने बताई दिया था 720 है। एंड आप ईओक्यू का फॉर्मूला लगा लीजिए एंड यू विल गेट द ईओक्यू। आपका ईओक्यू आ गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन में मांग रहे हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, आपसे आरओक्यू कह रहा है। तो आरओक्यू इज बेसिकली योर ईओक्यू, ये चीज होती है आपकी। लेकिन अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, सो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो आरओक्यू है वो इज 200 लेस देन ईओक्यू। दिस लाइन आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी देता हूँ आपको ये लाइन दिखाने के लिए। देखो, एबीसी लिमिटेड एक प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पर एक यूनिट ईएक्सी बनाने के लिए एज पर द सेल फोरकास्ट इतनी यूनिट्स वो बेचेगी, हमें दे रखी है। एंड दे फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, द रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 लेस देन द ईओक्यू। सो आपका आरओक्यू जो है वो 200 लेस देन ईओक्यू, मतलब ईओक्यू माइनस 200 इज योर आरओक्यू, ठीक है। सो आप देख सकते हो
ROQ is 200 लेस देन द EOQ ना, तो EOQ में से हम 200 लेस कर देंगे, हमें ROQ मिल जाएगा, जो हमसे फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा था, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज डन। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा अपना, मैक्सिमम लेवल निकालने का मेरे को फॉर्मूला बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू माय मैक्सिमम लीड टाइम, दिस इज योर फॉर्मूला ना। अब तो आ ही गया होगा, लर्न हो ही गए होंगे सारे फॉर्मूला आई थिंक। देखो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कह रहा है 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन कह रहा है, तो मतलब मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो 20 प्लस एवरेज कंजम्पशन है। ओके सो हमें एवरेज कंजम्पशन क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, एवरेज कंजम्पशन देखते हैं एवरेज कंजम्पशन दे रखी है या नहीं दे रखी। देखो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि 364 डेज दे रखे हैं पूरे साल में ना, हाँ। एंड हमारे पास एनुअल डिमांड पूरे मतलब वी हैव द एनुअल प्रोडक्शन ना, कि हमने इतना इतना परचेज किया। सो मैं एवरेज कंजम्पशन निकाल लेंगे पर डे के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास देखो ये मेरे पास एवरेज एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली काम करूंगा ना, मेरे को तो कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी ना। So 18,200 डिवाइडेड बाय 364 डेज क्वेश्चन में गिवन दे रखे, तो आपको 364 ही लेने पड़ेंगे जो इसने क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप अपनी मर्जी से 360 या 365 इधर एज्यूम नहीं कर सकते। सो 50 kg हमारे पास एवरेज कंजम्पशन आ गया पर डे के हिसाब से, क्लियर। अब उसने ऊपर लाइन में कह रखा था कि मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो 20 मतलब इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। सो हम मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, एवरेज कंजम्पशन प्लस 20, दैट विल बी योर मैक्सिमम कंजम्पशन। तो 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। और आप मिनिमम कंजम्पशन ऐसे निकाल लेंगे, मिनिमम कंजम्पशन अब देखो एवरेज इज योर एवरेज इज 50, मैक्सिमम इज 70। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। उस फॉर्मूले में पुट ऑन करके आप मिनिमम कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड जो है रॉ मटेरियल के सप्लाईज का, मतलब दिस इज योर लीड टाइम बेसिकली 4 to 8 डेज लगता है। तो 4 इज योर मिनिमम लीड डे एंड 8 is your maximum lead time, और एवरेज कितना हो जाएगा 8 plus 4 by 2, you will get the average. Yes, okay. So आपसे क्वेश्चन में मांग रहा था ROL का फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, 70 into 8 is equal to 560 kgs, और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम लेवल भी मांग रहा था। तो मैक्सिमम लेवल अगर मेरे को निकालना है तो मैक्सिमम लेवल इज फॉर्मूला इज ROL plus ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अच्छा ROL हमने निकाल ही रखा है, ठीक है। मिनिमम कंजम्पशन ये रहा, हमने निकाला हुआ है, सॉरी हाँ मिनिमम कंजम्पशन वी हैव sorry minimum consumption we have, minimum lead time we also have. So just formula में put on किया है सारी चीजें and we will get the maximum level, and minimum level formula is ROL minus normal consumption into normal lead time. formula में put की ये सारी चीजें and we will get the answer. Simple. इधर तक तो आई थिंक सबका क्लियर जा ही रहा होगा। ओके इसका ये लास्ट वाला पार्ट देखो, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग एट EOQ। सो सिंपल सी बात कर रहा है, तो हम कैसे कंपेयर, हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, वी विल डेफिनेटली कंपेयर, हम कंपेयर कर लेंगे EOQ के साथ। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग एट EOQ कह रहे हैं ना, तो वी विल कंपेयर। ओके कंपेयर किसके साथ करें, मेन दिक्कत आप अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कंपेयर किसके साथ करें। ये कह रहे हैं कि EOQ में ना मंगवाएं तो कितना नुकसान होगा, मतलब कंपेयर करना है। चलिए देखते हैं। तो आप EOQ और ROQ को यहाँ पर कंपेयर करेंगे बेसिकली, ठीक है। EOQ और ROQ को, क्योंकि यहाँ पर हमारा ROQ अलग है ना, ROQ इज EOQ प्लस 200 ना। सो देखो आप देख सकते हो क्वांटिटी पर ऑर्डर तो हमारे पास है ही 1200, और ROQ जो अपना था वो था 1000, क्लियर। एंड एनुअल डिमांड आपको दे रखी है 17,200, यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिमिलरली आपने टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल लेनी है, एंड यहाँ पर मेरा मटेरियल कॉस्ट निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ प्राइस डिस्काउंट वाला कुछ चक्कर ही नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। कहीं आपको प्राइस डिस्काउंट दिख रहा है, देयर इज नो प्राइस डिस्काउंट ना, सो हमें ये कुछ करना ही नहीं है। तो टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकाला, एंड देन इम्पैक्ट निकाल लिया प्रॉफिटेबिलिटी पे बाय जस्ट कंपेयरिंग। या दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। या चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 EOQ विद डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये आपका प्राइस ब्रेक वाला क्वेश्चन है, जैसे हम प्राइस ब्रेक करते थे ना, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट की स्टडी मार्केट दे रखे 20,000 यूनिट, यस। सो 20,000 यूनिट एंड क्वार्टरली प्रोडक्शन दे रखी है, स्टडी मार्केट 20,000 यूनिट है। दिस इज फॉर क्वार्टरली प्रोडक्शन, क्वार्टरली मतलब पूरे साल का कितना होगा 20,000 into 4, 80,000 will be the demand for company's product, not for the raw material. So annual demand of finished good will be your 20,000 into 4, that's 80,000. So 80,000 will be your annual demand of finished goods. Yeah. Each unit requires a product. अब हर यूनिट को 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है हर प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब ईच यूनिट मतलब एक आउटपुट बनाने के लिए 0.5 kg चाहिए होता है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो बेसिकली इज योर 0.5:1. यस, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल इज 100, सो 100 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज पर एनम दे रखे हैं, सो 2 इज योर कैरिंग कॉस्ट।
लीड टाइम हमें दे रखा है 36 डेज का। सेफ्टी स्टॉक, या यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, सो डेफिनेटली आपका क्या चेंज होगा, सेफ्टी स्टॉक के आने से आरओएल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आरओएल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाता है। क्लियर, ये आपको दे रखा है केजीज में, यस, केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ओके, देन आगे देखते हैं। द कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। तो ये मेरे को डिस्काउंट स्ट्रक्चर दे रखा है इस तरीके से, मेरे को प्राइस ब्रेक के अकॉर्डिंगली दे रखा है। यहाँ मेरे को डिस्काउंट दे रखा है, प्राइस नहीं दे रखा। बाकी अभी तक हमने जितने भी प्राइस ब्रेक के क्वेश्चन किए थे वहां पर आपका प्राइस का अमाउंट लिखा होता था, कितना मटेरियल प्राइस है। इस क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीऑर्डर पीरियड। आपको निकालना है रीऑर्डर पीरियड बाय टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ। यू हैव टू कैलकुलेट द रीऑर्डर पीरियड। क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट में हमें कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जहां पर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज निकालना है, मतलब प्रोक्योरमेंट जितने में आपको प्राप्त हुआ है और स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट को कंसीडर करने के बाद। एंड टू इलेक्ट टू प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पर आपको ऑर्डर्स बता रखे हैं कि 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, 4 और 6, ये ऑर्डर्स लेके आपको कंपेयर करना है, ठीक है। और स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कंपनी, जिससे कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो आफ्टर टेकिंग ईओक्यू आल्सो इनटू द कंसीडरेशन। तो आपको ईओक्यू के साथ इन सारे ऑर्डर्स को भी कंपेयर करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक बार फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, रीऑर्डर पॉइंट निकालने का। हाँ जी, रीऑर्डर पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बताओ मेरे को। रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस। सो आप देख भी सकते हो। और यहाँ पर बेसिकली मेरे को रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक इन दैट केस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कंजम्पशन पर डे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ मैक्सिमम यूसेज वाली चीज तो दिख नहीं रही थी। ओके, सो आपका मेरे को ये बताओ एनुअल डिमांड कितनी थी इन द क्वेश्चन। एनुअल डिमांड इज 20 into में 4 is 80,000. Annual demand of the finished good is 80,000. 80,000 into में 0.5 divided by 1 करेंगे तो 40,000. 40,000 will be our annual demand of the raw material ना। So मेरे को consumption per day के हिसाब से निकालने हैं, डिवाइड कर दूंगा with number of days। ठीक है, नंबर ऑफ डेज मेरे को दे रखे हैं 360 इन द क्वेश्चन। यस, तो मेरा इतनी एक दिन की कंजम्पशन आ गई। तो दिस विल बी माय मैक्सिमम कंजम्पन, मिनिमम कंजम्पशन और नॉर्मल कंजम्पशन, तीनों की तीनों मेरी यही रहेगी। अब तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे ही, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में करे थे। सो यहाँ पर आपका ये चीज हो गई। सेफ्टी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी स्टॉक आपका दे रखा था सेफ्टी स्टॉक आई थिंक केजीज में गिवन था ना इन द क्वेश्चन। चलो देखते हैं एक बार कितना था सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक आपको 1000 केजीज दे रखा था। यस, सो सेफ्टी स्टॉक आपको 1000 केजी है, तो डायरेक्टली आपको यूनिट्स में निकाल के दे रखा है, तो आपको तो कुछ कंपेयर मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम 1000 केजी का सेफ्टी स्टॉक ऐड करेंगे एंड हमारा रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। Prepare a statement showing the procurement and storage of raw material after taking 1, 2, 4 and 6 orders आपको लेने हैं, और EOQ के साथ भी आपको कंपेयर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को 1, 2, 4, 6 ऑर्डर्स और EOQ इन सब का कंपैरिजन करना है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास EOQ होना चाहिए। तो जस्ट वही सारी चीजें, हमारे पास एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल तो हमने निकाल ली थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है, EOQ आप निकाल लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों का टोटल लेना है और डिस्काउंट यहाँ से लेस करना है। बिल्कुल डिस्काउंट लेस करना है, क्योंकि हमने आफ्टर टेकिंग डिस्काउंट कह रहा है ना क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ो। Prepare a statement showing total cost of procurement and storage. Procurement means ordering cost and storage मतलब carrying cost after considering the discount. After considering the discount मतलब after lessing the discount, आपको डिस्काउंट को लेस करना है of the company order 1, 2, 4 and 6 orders in a year। ठीक है, और साथ ही साथ आपको EOQ को भी कंसिडरेशन में लेना है, इसलिए मैं EOQ को भी साथ में कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। ओके, एनुअल डिमांड सबसे पहले तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल गए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यू विल गेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है क्वेश्चन में, एनुअल डिमांड गिवन है, तो इसके बेसिस पे मैंने क्वांटिटी पर ऑर्डर निकाला है इसमें, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे मेरे को कैरिंग कॉस्ट निकालना होता है ना, तो अगर सेफ्टी स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो एवरेज देखो सेफ्टी स्टॉक जब गिवन होता है तो दो चीजों पे इसका इंपैक्ट होता है। पहला होता है आरओएल पे। आरओएल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाता है। एंड सेकंड इंपैक्ट पड़ता है आपका एवरेज इन्वेंट्री पे। यस, सेकंड इंपैक्ट पड़ता है एवरेज इन्वेंट्री निकालने पे। एवरेज इन्वेंट्री हो जाता है वैसे तो क्वांटिटी पर ऑर्डर बाय 2 होता है, प्लस उसमें भी सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाता है। सो आप देखो 40,000 divided by 2, 20,000, 20,000 plus 1,000 of the safety stock, तो 21,000। Yes, so there will be impact on average inventory too.
सो इस क्वेश्चन में मेन ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी कि एवरेज इन्वेंट्री पे भी इम्पैक्ट होगा अगर सेफ्टी स्टॉक होगा तो, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सेम है सब में, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया, डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में गिवन था, आप ध्यान से देखो डिस्काउंट ये रहा, दिस आर द डिस्काउंट ना, से डिस्काउंट दे रखा है, सो आपने वही चीज लिया। अब जैसे मेरा क्वांटिटी पर ऑर्डर यहाँ पर फॉल कर रहा है 40,000 है, यस, तो 40,000 कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करता है, लास्ट वाले में, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 4,000, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4,000 डिस्काउंट लिया। सिमिलरली आप बाकी सारे क्लास इंटरवल के हिसाब से डिस्काउंट ले लेना एंड यहाँ से टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट लेस डिस्काउंट, क्योंकि आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को हम लेस करेंगे। एंड ये पूछ रहा था कहाँ पर कॉस्ट मिनिमम है, सो कॉस्ट इज मिनिमम इज इन द ईओ क्यू, आप देख सकते हो सबसे कॉस्ट कम इसकी है, तो कंपनी को कितने ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए कॉस्ट कम करने के लिए, 20 ऑर्डर्स, सो कंपनी शुड प्लेस 20 ऑर्डर्स टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 26 वी हैव ऑलरेडी डन जी, 26 अपना हो गया था। अब 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 27 है एंड क्वेश्चन नंबर 28, ये दोनों मेरे जो है ये स्टॉक आउट के क्वेश्चंस हैं। बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ द स्टॉक आउट, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28, तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27 28, यस, ये दोनों मेरे स्टॉक आउट वाले क्वेश्चंस हैं। 29 वी हैव डन। एक बार मैं 27 28 को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ, मैं एक बार बाकी जो क्वेश्चंस है पहले वो करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आपको अलग से कॉन्सेप्ट और बताना पड़ेगा 27 एंड 28 क्वेश्चन करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव ऑलरेडी रन, कल कर लिया था हमने। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर दिस वन इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑल्सो डन, अदर लिफो अदर वैक वाला क्वेश्चन, फिफो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 34 चलो करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है आदित्य लिमिटेड इज एंगेज इन हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में एंगेज है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ऑर्डर रिसीव्ड। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ जॉब ऑर्डर फ्रॉम द टरबाइन मेकिंग पावर जनरेटिंग कंपनी। ये हमें कुछ डिटेल्स दे रखी हैं एंड अकॉर्डिंगली हमसे क्वेश्चन में मांग रहा है यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टॉक लेजर अकाउंट यूजिंग वैक। आपको वैक यूज करके स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना है, यस। सो वैक यूज करके अगर स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना होता है तो सबसे पहले तो आपको ऐसे डिटेल्स लिखनी होंगी, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस एंड रिसिप्ट्स में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इश्यूज में भी सिमिलर एंड बैलेंस में भी सिमिलर। चलिए जल्दी से करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, वैक ही तो वैक करके तो सॉल्व करना। ओके, फैब 1 की अगर मैं बात करूं, ओपनिंग स्टॉक मेरे को दे रखा है 1200 एंड 475, तो आप देख सकते हो 1200 और 475 इज द रेट, मल्टीप्लाई किया अमाउंट आ गई, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। रिसीव्ड February 5th को हमने इशू किया है 975 kgs टू मैकेनिकल डिवीजन वाइड मशीन रिक्विजिशन नंबर दिस। सो हमने इशू किया 975 kgs, ठीक है। सो आप ये इशू साइड में लिखेंगे 975 टू 1200 माइनस 975 आपका क्वांटिटी में आएगा, क्लियर। और रेट का सेम टू सेम एज इट इज का एज इट इज, ये वाला रेट यहीं आएगा सिमिलर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस दिस, ये चीज आई एंड दिस डिवाइड बाय 225 यू विल गेट द रेट। चलो आगे चलते हैं। रिसीव्ड 3500 kgs 460 पर केज पर केजी, ओके 3500 आपको रिसीव हो रहा है तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा, 460 इज द रेट। सिमिलरली वही चीज 225 प्लस 3500 ऐसे एंड 1,06,875 प्लस 16,10,000 यू विल गेट 17,16,875। इसको डिवाइड कर देंगे विथ 3,725 यू विल गेट द रेट। चलो नेक्स्ट हमें कह रहा है इशू 2,400 kgs, तो 2,400 kgs आप इशू कर रहे हो तो ये इशू कॉलम पे आएगा, ये वाला रेट बिल्कुल एज इट इज एंड अमाउंट आ गया, इसमें से ये वाली चीज लेस की, इसमें से ये वाली चीज लेस की एंड हमारा यहाँ पर रेट आ गया। ओके, नाउ रिटर्न टू स्टोर, आप वो स्टोर को वापस कर रहे हो, स्टोर को वापस कर रहे हो, ठीक है। 475 स्टोर को वापस कर रहे हो, तो बेसिकली ये भी एक तरह का रिटर्न टू स्टोर, स्टोर स्टोर, आप स्टोर को वापस कर रहे हो, सप्लायर को वापस नहीं कर रहे, यू आर रिटर्निंग टू द स्टोर। अब यहाँ पर याद करो मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था जब हमने एक चीज देखी थी, हम ये स्टोर लेजर बना रहे हैं, यस वी आर प्रिपेयरिंग द स्टोर लेजर। अब सुनो, अगर एक डिपार्टमेंट को हमने मटेरियल इशू किया, वो डिपार्टमेंट स्टोर को मटेरियल वापस इशू कर रहा है, दैट डिपार्टमेंट इज इशूइंग मटेरियल बैक रिटर्न टू द स्टोर। तो स्टोर के पास इन्वेंट्री बढ़ेगी या घटेगी, स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, स्टॉक विल डेफिनेटली इंक्रीज, बढ़ेगा ही स्टोर के पास, क्योंकि वो स्टोर के पास ही आ रहा है।
क्वेश्चन का नाम ही क्या है हमारा, प्राइस स्टोर लेजर। तो हम स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सोचते हैं कि स्टोर का क्या होगा। स्टोर में अगर कुछ बढ़ता है तो हम रिसिट साइड पे दिखाते हैं, अगर घटेगा इन्वेंट्री तो हम इश्यू साइड पे दिखाएंगे। तो अगर मैं स्टोर को वापस कर रहा हूँ तो बेसिकली वहां पर इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो इसलिए मैं इसे रिसिट साइड पे दिखाऊंगा। क्लियर? ये फैब 9 वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। फैब 9 रिटर्न 475, रेट इज वेरी सिंपल, वही का वही लेना एंड अब आ जाएगा। चलो 15 पॉइंट रिसीव्ड 1800 kgs, तो बेसिकली रिसीव्ड हो रहा है तो ये रिसिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट रिटर्न टू सप्लायर, अब यहाँ पर सप्लायर को माल वापस कर रहे हैं। सप्लायर को देखो फैब्रुअरी 9 वाली डेट में हम स्टोर को वापस कर रहे थे, स्टोर को वापस कर रहे थे तो इन्वेंट्री बढ़ रही थी स्टोर में। अब अगर मैं सप्लायर को वापस करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री स्टोर में तो कम होगी ना, क्योंकि सप्लायर के पास सामान चला गया स्टोर से। तो सप्लायर को करूंगा तो ये वाला देखो, ये मेरा इशू साइड में आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली इट विल कम ऑन द इशू साइड। ओके देन इशू 1900 kgs टू इलेक्ट्रिक डिवीजन। सो यहाँ पर भी इश्यूज हो रहा है तो ये इशू साइड पे ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन February 28, इससे नेक्स्ट डे ही है, इट वाज फाउंड दैट 180 kgs ऑफ वायर वाज फ्रॉडुलेंटली मिसइंटरप्रेटेड। मतलब 180 kgs वायर का कुछ मतलब बहुत फ्रॉडुलेंटली मिस एप्रोप्रिएट किया बाय द स्टोर्स असिस्टेंट, उसने गलत इस्तेमाल किया 180 kgs का वायर का। सो अब 180 kgs की जो वायर का उसने गलत इस्तेमाल किया, दैट्स द नॉर्मल लॉस और द एबनॉर्मल लॉस? दैट्स बेसिकली योर एबनॉर्मल लॉस। सिंस इट इज एबनॉर्मल लॉस तो हम इसे सामान कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, तो इसलिए मैं इसे इशू साइड में दिखा रहा हूँ। एंड सेम थिंग यस। और एबनॉर्मल लॉस जो February 28 का है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही अपना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने देखा था उस चैप्टर में कि एबनॉर्मल लॉस को हम कहाँ चार्ज करते हैं? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, तो इसे हम डेबिट कर देंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके क्वेश्चन नंबर 37 वी हैव ऑलरेडी डन, हमने कल कर लिया था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑलरेडी डन। सो मैंने दो क्वेश्चन ऊपर पेंडिंग छोड़े हैं बस। यस 2 क्वेश्चन वो स्टॉक आउट से रिलेटेड। चलो अब आपका होमवर्क एक बार चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट मैं वो 2 क्वेश्चंस करवा के ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा अपना। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आई थिंक आप सारे होमवर्क करके जरूर आए होंगे, जो होमवर्क प्लीज करके आए होंगे आई थिंक, और नहीं किया तो प्लीज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37। चलो सबसे पहले तो यहाँ से आपको पूछ रहे हैं, कंप्यूट करना है आपको EOQ। यहाँ पर आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने को कह रहा है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने को कह रहा है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने को कह रहा है। चलो देखते हैं। एनुअल डिमांड मेरे को 5000 यूनिट्स दे रखी है। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन बेसिकली। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। यूनिट प्राइस इज 20 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 16। सो 16 ऑर्डरिंग ये हो गया। अब मेरे को बताओ स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया था जिसमें दोनों मैंने ऐड कर दिए थे परसेंटेज, कल ही करवाए थे इनफैक्ट। तो इसलिए स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑब्सोलेंस इन तीनों को ऐड कर देंगे कैरिंग कॉस्ट के लिए। तो 20 बनता है, 20% ऑफ द यूनिट प्राइस। यस सो डेफिनेटली हमारा इतना आ गया 20% ऑफ 20। यस ये वाली चीज। अच्छा यहाँ पर ये नीचे सेकंड पॉइंट में कह रहा है आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। अगर इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड, मतलब ये 20 की जगह 12.8 हुआ तो क्या होगा? सो इस एक तो इसने प्राइस 16 का ले लिया और एक 12.8 का ले लिया, इसलिए 20% ऑफ 12.8 किया यहाँ पर। अब EOQ निकाल लेते हैं, दोनों का ही निकालना पड़ेगा EOQ। सो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड डेफिनेटली आपका निकल गया होगा। पहले वाले का 200 निकला होगा, नेक्स्ट वाले का 250 निकला होगा। और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, दैट विल बिकम द टोटल कॉस्ट ना। तो हमें तीनों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है एनुअल डिमांड गिवन थी, क्वांटिटी पर ऑर्डर हमने निकाल लिया जो EOQ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमने निकाली थी, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया। एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस, हमारा मटेरियल कॉस्ट आ गया, तीनों को ऐड किया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन इज सॉल्व। चलो नेक्स्ट 38th क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको EOQ और क्वांटिटी डिस्काउंट का खेल था। यहाँ कह रहा है अज्यूम द फॉलोइंग क्वांटिटी डिस्काउंट शेड्यूल। ये आपको ऑर्डर साइज दे रखा है, डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है। ये क्वेश्चन जैसे आज हमने किया है ना, वहां तो डायरेक्टली आपको डिस्काउंट दे दिया, यहाँ डिस्काउंट का परसेंटेज में दे दिया। द कॉस्ट ऑफ बियरिंग सिंगल बियरिंग विद नो डिस्काउंट इज 30। अगर विदाउट डिस्काउंट है तो कॉस्ट 30 रुपीज है, तो उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो 0% मतलब 30 रुपीज इस समय है,
तो 5% अगर डिस्काउंट हुआ, 5% हुआ तो 30 माइनस 5% करेंगे, तो कैलकुलेटर लीजिए, 30 माइनस 5%, 28.5, तो 28.5 आपका प्राइस हो जाएगा। इस तरीके से प्राइस विल वेरिएट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हाँ, डिस्काउंट को बिल्कुल लेस करेंगे। एनुअल डिमांड इज 250 यूनिट्स, एनुअल डिमांड 250 यूनिट्स है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपीज पर ऑर्डर है। अच्छा, एनुअल इन्वेंट्री आपकी 4 रुपीज पर यूनिट है। यू हैव टू डिटरमाइन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमल मतलब EOQ आपको निकालना है, एंड एसोसिएटेड मिनिमम कॉस्ट। एसोसिएटेड मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, दीज टू आर द एसोसिएटेड कॉस्ट। इनको हम रिलेटेड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, हमने ये दो टर्म्स पहली क्लास में देख ली थी इवन मटेरियल का, जब चैप्टर EOQ वाला कर रहे थे ना। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट एक क्वेश्चन था, याद हो तो आपको टोटल मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट एंड परचेजिंग कॉस्ट निकालनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एनुअल डिमांड दे रखे है 250 बिल्कुल। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 20 रुपीज पर ऑर्डर। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट हमें 4 दे रखा है, तो यहाँ से मेरा टेंटेटिव EOQ आ गया, क्योंकि मेरे को तो ऑर्डर साइज अकॉर्डिंगली देना है ना, तो मेरा टेंटेटिव EOQ निकल गया 50। टेंटेटिव EOQ मैंने निकाल लिया। स्टेप 1 टेंटेटिव EOQ वाला सॉल्व हो गया। प्राइस ब्रेक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले टेंटेटिव EOQ निकालते हैं ना। हाँ, अब ये मेरे को ये आई विल अरेंज ऑल दिस थिंग्स एंड ये मेरे को एनुअल दे रखा है ये सारी चीज। अच्छा, क्वांटिटी पर ऑर्डर मैंने बताया था, ये जो क्लोजिंग वाला क्लोजेस्ट वाला होगा वो वाली चीज ले लेंगे। अब टेंटेटिव EOQ क्लोजेस्ट वाला क्लास इंटरवल में से ले लेते हैं, तो 50 के क्लोजेस्ट इज 49, तो 49 हमारा क्वांटिटी पर ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसमें तो 50 डायरेक्टली लाई कर रहे हैं, तो 50 हो गया। यहाँ 100 पास है 50 के सबसे, यहाँ 200 पास है 50 के, तो वी विल टेक दिस एज क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 20 थी। सो यहाँ से मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री क्वांटिटी पर डिस्काउंट बाय 2 किया, और इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई किया, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया। देन एनुअल डिस्काउंट इनटू परचेज प्राइस। अब यहाँ पर देखो परचेज प्राइस 30, 28.5, 27 एंड 26.4, तो बेसिकली यहाँ पर इसने डिस्काउंट वैसे ही लेस कर दिया, वैसे ही लेस कर दिया। यस, मतलब प्राइस ही इसने वो ले लिया ना। देखो विदाउट डिस्काउंट तो प्राइस 30 था, तो अकॉर्डिंगली उसने ऐसे ही क्लासिफाई करके इधर ही कंसीडर कर लिया। ओके, देन इसलिए लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। मटेरियल कॉस्ट एंड देन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। सो मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है? 100 यूनिट्स वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम है। चलो, क्वेश्चन नंबर 39 ABC एनालिसिस वाला क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 39। एक फैक्ट्री जो है वो 4000 वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री इस्तेमाल करती है। In terms of inventory holding and inventory usage, following information we have given, you have to classify them as ABC analysis के accordingly आपको classify करना। चलो देखते हैं कैसे करना। नंबर ऑफ वैरायटीज दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग दे रखे हैं, एंड परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो हम ABC एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन वैल्यू करते हैं, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो चीज लेते हैं। तो यहाँ तो हमें डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज भी गिवन है। तो आई थिंक अगर तुम देखो तो सबसे पहले जो ये 15 वाला है, आप देख सकते हो 15 नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री शुड बी क्लासिफाइड एज ए कैटेगरी। 15 को हमें ए कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 15 वाली को? द रीजन इज वेरी सिंपल। मैं 15 वाली को इसलिए क्लासिफाई करूंगा, ये वाली को देखो, तुम अगर सबसे ज्यादा देखते हो तो इस वाले को हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं? ये तो आपका टोटल है, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, दैट्स वन इज द टोटल वाली लाइन। आपको कंपैरिजन इन तीनों के बीच में करना है। 3875, 110 एंड 15 इनके बीच में कंपेयर करना है। लास्ट इज द टोटल, आप देख सकते हो टोटल का रखा है, ये परसेंटेज का टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, ये लास्ट टोटल वाला है, तो इसको तो इग्नोर करो। तो आपको इन तीनों में से देखना है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू की परसेंटेज किसकी है? 85 इज द सबसे ज्यादा है, फिर 10 की है, एंड देन 5 की है। तो अकॉर्डिंगली मी अगर मैं करता तो इसको मैं ए कैटेगरी मानूंगा, इसको मैं बी वाली 110 वैरायटीज को मैं बी कैटेगरी मानूंगा, एंड 375 को मैं सी कैटेगरी मानूंगा। ठीक है, तो आपको जस्ट आंसर यस, आपको इसी मैनर में आंसर लिख के आना पड़ेगा पेपर में। आप कैसे लिखेंगे मैं 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ जिसके बेसिस पे आप लिख पाएंगे। ऐसे लिखाना 15 नंबर ऑफ वैरायटीज को हम ए कैटेगरी क्लासिफाई करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 0.375% नंबर ऑफ वैरायटीज, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है ना एक कैटेगरी वालों की और वैल्यू ज्यादा होती है। सो इसलिए क्लासिफिकेशन टेबल 50% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू इसी की है, दैट इज द मैक्सिमम। हाईएस्ट इन कंजम्पशन 85% यूसेज है। ठीक है, सिमिलरली 110 को इसने बी कैटेगरी क्लासिफाई करना है, एंड 3875 को सी कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। आप थ्योरी अपने आप बना के लिख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज आल्सो योर स्टॉक आउट का क्वेश्चन, जो मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर छोड़ रखे हैं उसी के साथ रिलेटेड है ये स्टॉक आउट वाला। सो जब मैं वो करवाऊंगा तो मैं सीधा 40 पे भी आ जाऊंगा। ओके,
चलो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन 41st वी हैव ऑलरेडी नहीं ये होमवर्क था ना 41 एट द प्राइस पर यूनिट ये हमें दे रखा है, ये इनवॉइसेस आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली आप पूछ रहा है कि आपको प्राइस मटेरियल टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालने को कह रहा है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, मतलब प्राइस पर यूनिट आपसे बेसिकली मांग रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर इन परचेज प्राइस दिख रहा है 1000 का, सो आई विल टेक द परचेज प्राइस। यस, देन 20% डिस्काउंट दिख रहा है, सो 20% डिस्काउंट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हम लेस करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली वी विल लेस, सो इसको लेस करा। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। ओके, एक्साइज ड्यूटी के अकॉर्डिंगली मेरे को कुछ दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एक्साइज ड्यूटीज एनक्लोज्ड एज कंटेनिंग कैनवेट क्रेडिट, इसके लिए क्रेडिट मिल रहा है, तो क्रेडिट मिलता है तो हम इग्नोर करते हैं, ये चीज आपको याद होगा टेक्स्ट में, तो इसलिए इसने इग्नोर करा है, जीरो लिखा है इस चीज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस में कह रहा है 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस हैं, तो अगर नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस होंगे तो इसकी कॉस्ट को बिल्कुल डेफिनेटली ऐड करो, 50 की कॉस्ट को डेफिनेटली ऐड करो, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर की कॉस्ट को ऐड करते हैं ना, रिटर्नेबल कंटेनर की कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। तो इसको मैंने ऐड किया, यहाँ से मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में मांगा था प्राइस पर यूनिट, तो मेरे को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। सो यूनिट्स ऑर्डर मेरी कितनी है, 200 यूनिट्स मेरी ऑर्डर है, ये रहा 200 यूनिट्स है ना, 200 यूनिट्स ऑर्डर। अच्छा, क्या कोई नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। तो यहाँ से मेरी इफेक्टिव गुड यूनिट आ गई, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव गुड यूनिट, मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें कह रहा था अ 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इन द पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। सो ये कौन सी तरह का डिस्काउंट है? दिस इज कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट है, 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये कैश डिस्काउंट होता है। सो कैश डिस्काउंट को हम इग्नोर करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज होता है। सो कैश डिस्काउंट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, the following are the details of receipts and issues of material of stores in a manufacturing company। ये डिटेल्स आपको दे रखी हैं। Issues are priced on the basis of weighted average method। Issues जो है वो weighted average method के accordingly है। Stock verifier जो है वो 80 को और जो 60 है ना उस को शॉर्टेज को एज इन्फ्लेटिंग द प्राइस समझ रहा है। ये कल क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर शॉर्टेज आपकी इन्फ्लेटिंग द प्राइस होती है, देखो दो तरह से शॉर्टेज का करवाया था, एक इन्फ्लेटिंग द प्राइस करवाया था, उसमें अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन अगर उसे ही ओवरहेड की अगर तरह ट्रीट करता स्टॉक वेरीफायर अगर शॉर्टेज को, तो अमाउंट में बिल्कुल डेफिनेटली आता, लेकिन यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो, जिसमें डेट दिखा देता हूँ, बाकी आई थिंक कर ही लिया होगा सॉल्व सबका। 31 एंड 30 जून ना, देखो 31 एंड 30 जून आप देख सकते हो, इधर बस केवल इन्होंने दे हैव रिटर्न ओनली इन द इश्यूज में, इन्होंने आगे वो रेट एंड अमाउंट में नहीं लिखा एंड इश्यूज के कॉलम में लिखा। चलो हो गया हो गया आई थिंक ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर हमें ये टेबल बना के दे रखा है। यहाँ कह रहा है द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर वट एवर प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड, डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट? मतलब कह रहा है कि चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ना आप चाहे लिफो मेथड फॉलो करो, चाहे वैक मेथड फॉलो करो, या फिर लिफो मेथड फॉलो करो, तीनों मेथड्स के अंदर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो सेम आएगा। तो क्या वो सही है? चलो देखते हैं वो सही है या नहीं है। तो कैलकुलेटर लीजिए एक बार अपना। ये मेरे को परचेजेस दे रखा है, परचेजेस वाली मतलब ये रिसिट हो गई, ये रिसिट साइड पे आएगा, इश्यूज वाली इशू साइड पे आएगी। तो मेरे साथ कैलकुलेटर लेते जाना एंड करते जाना। 200 माइनस 0 प्लस फैब्रिक का ऐड करेंगे जो हमारे पास आया है, माइनस 250 इसका इशू वाला लेस करेंगे, प्लस 425 जो रिसिट में आएगा, माइनस 300 इशू का, प्लस 475 माइनस 550 प्लस 500 माइनस 800। आपका आंसर 0 आ गया होगा। यस। और अगर मैं जून की डेट की बात करूं तो 600 माइनस 400 200 विल बी माय क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमने ये देखा, मई में आते आते जब मैं मई में आया तो मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 0 हो गया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया। सो अगर मैं कोई भी मेथड फॉलो करूं, चाहे मैं लिफो फॉलो करूं, चाहे वैक फॉलो करूं, ऊपर से तो रिलेटेड उसका कुछ हुआ नहीं ना, ऊपर तो 0 ही बन गया ना। सो इस आर्ग्यूमेंट में चीफ अकाउंटेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहे लिफो फॉलो करो, वैक फॉलो करो, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करो, तीनों में सेम ही आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन में। हाँ, आपको पूरा टेबल बना के सॉल्व करके आने की जरूरत है तीनों मेथड्स में। यू जस्ट नीड टू राइट इट एज अ थ्योरेटिकल आंसर। आपके मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन है और उन्होंने भी ऐसे थ्योरेटिकल ही कर रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स पीरियड, मतलब जो 30 जून वाला था ना, ये वाला,
कितनी क्लोजिंग स्टॉक निकली थी हमारी 200 यूनिट्स ना, यस। और जबकि हम मई एंड तक अगर मैं बात करूं तो मेरी कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं थी, नो क्लोजिंग स्टॉक। सो इसका मतलब अगर चीफ अकाउंटेंट कोई भी मेथड फॉलो करेगा सेम आएगा। लेकिन आप ये लिख देना, therefore in the given case one should agree with the argument of the chief accountant that the value of the closing stock remains the same no matter whatever method is to be used। इतना लिख देना। देन फिर इसके बाद आप लिखना, however it may be noted that the argument of chief accountant would not stand if one finds the value of closing stock at the end of each month। मतलब अगर जीरो नहीं होता ना, अगर ये चीज जीरो नहीं होगी तो चीफ अकाउंटेंट का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तीनों मेथड के अकॉर्डिंगली अलग अलग आंसर्स आते हैं। अकॉर्डिंगली आप देख भी सकते हो, हमने किया भी था इस तरह का क्वेश्चन, तीनों के अंदर अलग आए थे ना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्वेश्चन नंबर 44 मैंने आपको करने के लिए नहीं दिया था, ये मैं करवा देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस मेरे चैप्टर में 4 क्वेश्चन बच गए हैं, ये वाला क्वेश्चन और इंक्लूडिंग द 3 क्वेश्चन, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। या बहुत बड़ा चैप्टर था ये, एंड वी हैव डन दिस चैप्टर नाउ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44, प्राइस स्टोर लेजर। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं, ध्यान से पढ़ना हर एक चीज को। एटी लिमिटेड furnishes the following store transaction। ये कुछ मेरे को स्टोर ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं, आपको प्राइस स्टोर लेजर बनाना है बेस्ड ऑन द FIFO मेथड। आपको FIFO मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एंड डिस्कस हाउ विल यू ट्रीट द शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। और कह रहा है कि आपने शॉर्टेज को कैसे ट्रीट किया होगा स्टॉक टेकिंग में, आपको वो चीज भी बतानी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 9 1 तारीख को आई विल स्क्रॉल द, छोटा कर देता हूँ स्क्रीन का साइज सो दैट साइड बाय साइड आप देख सको। ओके, सो सबसे पहले मेरे को ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 25 यूनिट्स 162.5 का। सो आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक में मैंने बैलेंस में लिखा 25 6.5 एंड अमाउंट में आ गया। नेक्स्ट 4 को मेरा इशू हो रहा है 8 यूनिट्स का, तो इश्यूज में आएगा एंड 25 माइनस 8 किया। FIFO मेथड आई थिंक आपको आता ही होगा, अब तो सॉल्व करना ना। और नेक्स्ट है 6 को, 6 तारीख को मेरा रिसिट आया, मतलब सामान आया 50 into 5.75 एंड अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस में आ गया। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, इशू किया मैंने 12 यूनिट्स, सो यहाँ मेरा इशू कॉलम में आएगा 12 यूनिट्स, एंड क्योंकि ये FIFO मेथड है तो सबसे पहले फर्स्ट वाले से जाएगा, मतलब 17 माइनस 12 5 into 6.5 दिस एंड 50, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। 7th के बाद आती है अपनी 10th, रिटर्न टू बी एंड कंपनी। मैं नीचे कर देता हूँ, रुको सारे ही ज्यादा नीचे हो गया। 7th पे इशू कर रहे हैं, सॉरी हाँ 10 में रिटर्न टू बी एंड कंपनी। अब बी एंड कंपनी को वापस कर रहे हैं सामान। देखो अब मैं सामान वापस कर रहा हूँ, कंपनी को वापस कर रहा हूँ, नॉट टू द डिपार्टमेंट। सो बेसिकली मैं सप्लायर को माल वापस कर रहा हूँ। अगर सप्लायर को माल वापस कर रहा हूँ वही सेम लॉजिक लगाओ, इश्यूज में आएगा बिल्कुल। तो 10 ओके, एंड बी एंड कंपनी को माल वापस कर रहा हूँ एट पर रेट 5.75 रुपीज के अकॉर्डिंगली, तो 5.75 ठीक है। चलो 7 तारीख को देखो इशू कर रहे हैं 12 यूनिट्स, तो FIFO मेथड के अकॉर्डिंगली वही चीज हमने सॉल्व करा। देन 13th को देखिए इशू सिमिलरली 20 यूनिट्स का, तो ये कर लोगे। देन 15th पे आइए रिसिट फ्रॉम एम एंड कंपनी, एम एंड कंपनी से आ रहा है सामान, आ रहा है 25 यूनिट 6.10 के अकॉर्डिंगली हो जाएगा ये। नेक्स्ट इश्यूज कर रहे हैं 10 यूनिट्स, ये भी हो जाएगा। देन रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी से रिप्लेसमेंट आई। अब रिप्लेसमेंट आएगी तो स्टोर में सामान आएगा, स्टोर में सामान आएगा तो इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगा, तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा 10 into 5.75 ओके। अच्छा वाई आई टेक 5.75, देखो नाम पढ़ो, बी एंड कंपनी से रिप्लेसमेंट आ रही है और मैंने माल वापस कितना किया था बी एंड कंपनी को। जब भी मैं बी एंड कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मेरा रेट जो है वो 5.75 है। अगर तुम देख रहे हो तो रिसिट फ्रॉम बी एंड कंपनी 5.75, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक द 5.75, यू कैन सी, इसलिए मैंने यहाँ पर रेट 5.75 लिया। ठीक है ओके, नाउ चलो आगे देखते हैं। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी। अब रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट से सामान वापस आया, तो अगर एक डिपार्टमेंट स्टोर को माल वापस कर रहा है तो स्टोर में इन्वेंट्री बढ़ेगी 5 into, हाँ जी, तो 5 यूनिट्स रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ओके। तो ये कितना लेंगे, मैं 5.75 एंड अकॉर्डिंगली मैंने लिखा। अब यहाँ पर ये वाली चीज तुम देखो, मेन यहाँ पर ये वाली चीज मेरे को दिखानी थी, ये 28 डेट वाला इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में 28 डेट वाला इंपॉर्टेंट है।
रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट 5.75 वाला आया। अब ये आना तो नीचे चाहिए था, बैलेंस में नीचे आना चाहिए था, ऐसे सीक्वेंस क्या होनी चाहिए थी 25, 10 एंड 5, लेकिन सीक्वेंस यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर ऊपर दे रखा है। अगर तुम बैलेंस में देखो तो 5 मेरे को ऊपर दे रखा है। सो यहाँ पर ये क्या चीज है, वाई 5 इज गिवन ऑन द अपर साइड, 5 मेरे को ऊपर क्यों दे रखा है, ये वाली चीज मेरे को ऊपर क्यों दे रखी है, ये तो नीचे आनी चाहिए थी बैलेंस के अकॉर्डिंगली। सो इसका रीजन अगर मैं देखूं तो मैं बताता हूँ मैं रीजन। देखो, रिटर्न फ्रॉम 20th हैज बीन अकाउंटेड एज अ लेटेस्ट इशू। जो मेरा डिपार्टमेंट से सामान वापस आया 20th को, उसको मैंने यहाँ पर लेटेस्ट इशू माना है, मेड ऑन 17 सितंबर। यस, क्योंकि यहाँ पर मेरा लेटेस्ट इशू हुआ था, तो ये जो रिटर्न है ना, मैंने इसको लेटेस्टली माना है, इसलिए ये वाली चीज ऊपर आई है। अदरवाइज यू हैव इवन टू लर्न दिस थिंग, क्योंकि ये मटेरियल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, और इंस्टीट्यूट ने अगर इसे लेटेस्ट मटेरियल मान के ऊपर की साइड लिखा है तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पर ये वाला 20th डेट के आगे आप स्टार लगा सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। 22nd के आगे देखते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अब देखो, एक जॉब से अगर मैं दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, क्या स्टोर के मटेरियल में कोई फर्क आएगा? देखो, डिपार्टमेंट आपस में खेल रहे हैं, स्टोर के मटेरियल में कुछ चेंज होगा? देयर विल बी नो चेंज। तो ट्रांसफर वाली कोई चीज नहीं आती प्राइस स्टोर प्राइस लेजर के अंदर। अगर हाँ, क्योंकि दो डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो दो डिपार्टमेंट के बीच के ट्रांसफर वाली कोई चीज नहीं आती आपके प्राइस स्टोर लेजर में। नेक्स्ट इज इश्यूज। हाँ जी, इशू करे 10 यूनिट्स 26 को, वी विल इशू 10 यूनिट्स। सो ये देखो 10 यूनिट्स। सो ये जो 5 वाला है, ये मैंने लेटेस्ट इशू कंसीडर किया 26 को। देखो, इशू ऑफ 26 इज मेड फर्स्ट आउट ऑफ द मटेरियल रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में माल वापस किया, एंड बैलेंस इज मेड आउट ऑफ द बैलेंस लोड्स। पहले तो मैं इस वाले को यूज करूंगा जो मेरा लेटेस्ट वाला इसने किया, देन मैं बैलेंस वालों का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आप ये नीचे लिख देते तो पूरा ही आगे का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाता। सो इसलिए 28 डेट वाला इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें स्टोर में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। अब यहाँ पर शॉर्टेज है, अब देखो शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज को मैंने यहाँ पर दिस एंड मैंने 6.10 लिया, मैंने यहाँ पर ये अमाउंट लेके सॉल्व कर दिया। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्टेज को एज अ ओवरहेड ट्रीट किया। यस, मैंने अगर इन्फ्लेटिंग द प्राइस ट्रीट किया होता तो मैं शॉर्टेज का प्राइस में नहीं लिखता, अदरवाइज मैं लिखता जी। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो, मटेरियल फाउंड स्टोर्ड ऑन स्टॉक टेकिंग इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इसको मैंने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ले गया। कॉस्टिंग P&L अकाउंट मतलब मैंने इसे ओवरहेड ट्रीट किया, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इनटू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर अमाउंट में आया ये वाला। हाँ, अगर आप इसे इन्फ्लेटिंग द प्राइस मानते तो नहीं आता, तो ये आपकी चॉइस है। जस्ट आपको इंस्टीट्यूट को नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि हमने क्या कंसीडर किया, इसे इन्फ्लेटिंग द प्राइस कंसीडर किया या फिर एज अ ओवरहेड ट्रीट किया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यस, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली 28 डेट की वजह से, क्योंकि इसमें 28 तारीख अलग थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। वी हैव 3 क्वेश्चंस लेफ्ट, स्टॉक आउट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो कर लेते हैं एंड देन अवर चैप्टर विल बी ओवर। जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैंने आपको एक सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। सेफ्टी स्टॉक क्या था? सेफ्टी स्टॉक एक बफर स्टॉक था जो कंपनी मेंटेन करती है। किस लिए मेंटेन करती है? ताकि स्टॉक आउट से प्रिवेंट हो सके। ये मैंने बताया था, आई विल रिपीट ऑल द थिंग्स सो दैट की क्लैरिटी आए आपको। कंपनी स्टॉक आउट से बचना चाहती है। स्टॉक आउट मतलब सफिशिएंट स्टॉक ना होना। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं होगा तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रह पाएगी प्रोडक्शन के अंदर, दैट्स व्हाई कंपनी स्टॉक आउट से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखती है। अच्छा, अगर सेफ्टी स्टॉक ना रखे तो स्टॉक आउट ज्यादा होगा कि कम होगा? डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर कंपनी का सेफ्टी स्टॉक कम हुआ तो स्टॉक आउट बढ़ेगा। अच्छा, स्टॉक आउट रखते हैं तो एक कॉस्ट और इंकर होती है, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। यस, कैरिंग कॉस्ट। अगर कंपनी ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखेगी तो कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगी, होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए ना ज्यादा।
तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, तो दो कॉस्ट को आपको कम करना होता है, तो कंपनी को सिलेक्ट करना होता है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, ताकि जो टोटल ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों लोएस्ट हो। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, एंड तीनों के तीनों क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अभी हम तीनों के तीनों क्वेश्चंस देखेंगे, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। Question number 27 and 28, I think, no? Yeah. Yeah, मिल गया। Question number 27 and 28. आ जाइए क्वेश्चन 27 पे। ये देखो, सेफ्टी स्टॉक का ही क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। पढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे ही मेरे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, टुडेज लेक्चर विल बी ओवर, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्टडी मटेरियल ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर। मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं A to Z। मैं आपको बता दूंगा कि मतलब इधर तो आपके हर जगह फैले फैले क्वेश्चंस हुए हैं, वहां पर मैं आपको समराइज वे में बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन ये वाला था, ये वाला ये वाला था, ये वाला ये वाला था, और अगर कुछ नया हुआ तो देन वी विल ऑल्सो डन, सो डेट कि हमें एक बार ये भी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ हमारा स्टडी मटेरियल पूरा कवर हो गया, कुछ छूटा नहीं है, मतलब स्टडी मैथ से बेसिकली। चलो देखते हैं। आईपीएल लिमिटेड यूज कर रहा है स्मॉल कास्टिंग। देखो आईपीएल कह रहा है कि आईपीएल जो लिमिटेड है ना, वो एक स्मॉल कास्टिंग यूज कर रहा है इन वन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ये जो कास्टिंग होती है ना, ये फाउंड्री से परचेज होती है। आईपीएल लिमिटेड परचेज कर रहा है 54,000 कास्टिंग पर ईयर, मतलब हर साल वो 54,000 कास्टिंग परचेज करता है एट अ कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग, और हर कास्टिंग की कॉस्ट इज 800 रुपीज। कास्टिंग आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट इन द ईयर, पूरे साल कास्टिंग इस्तेमाल होती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 360 वीक पर डे बेसिस। मतलब कह रहा है एक साल में 360 डेज है, और ये परचेज कर रहा है 52,000 कास्टिंग पर ईयर, और 800 रुपीज द परचेज प्राइस। ठीक है, और एक साल में 360 डेज है। द कंपनी एस्टिमेट दैट द कॉस्ट 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर। Ordering cost is 9,000 rupees and 300 to carry one casting. तो 300 will be your carrying cost. दोबारा बता देता हूँ कि कौन सी क्या क्या कॉस्ट है। 54,000 is your annual demand. 800 is the purchase price. 360 is the number of days in a year. 300 is your carrying cost. 9,000 is your ordering cost. Clear? Okay. The high carrying cost, अभी जो high carrying cost will result in need to keep the casting under control temperature and humidity condition, and from high cost of insurance. Delivery of foundering takes 6 days. जो डिलीवरी है ना उसमें 6 दिन लगते हैं, बट इट टेक्स एज मच एज 10 days, मतलब 6 to 10 days डिलीवरी में लग जाते हैं। तो डिलीवरी इज योर लीड टाइम। सो लीड टाइम कितना है? 6 से 10 days तक का है। 6 to 10 days इज द लीड टाइम। The days of delivery time and percentage of occurrence are shown. ये मेरे को डेज दे रखे हैं, ये देखो डिलीवरी टाइम के डेज दे रखे हैं, और ये मेरे को परसेंटेज ऑफ अकरेंस दे रखा है, मतलब एक साल में कितनी बार होता है, क्या चीज होती है, वो मेरे को दे रखा है। ठीक है, सो हमसे फर्स्ट पॉइंट में मांग रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ईओक्यू। सबसे पहले तो आपसे ईओक्यू मांग रहा है, तो हमारे पास तो सारी चीजें हैं। देखो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9,000, कैरिंग कॉस्ट इज 300, तो डेफिनेटली आपका तो सारा कुछ गिवन है। देखो यही सारी चीज दे रखी है, आप ईओक्यू निकाल लेंगे। ईओक्यू आपका आ गया 1800 कास्टिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 15% स्टॉक आउट रिस्क। अब ना कंपनी कह रही है कि हम एक ना कुछ स्टॉक आउट रिस्क मेंटेन कर लेंगे। यस, 15% इज योर स्टॉक आउट रिस्क। कंपनी कह रही है कि हम 15% अपना स्टॉक आउट रिस्क मेंटेन करने के लिए रेडी हैं। यस, देयर इज सर्टेन रिस्क, हम 15% स्टॉक आउट रिस्क मेंटेन कर लेंगे। तो क्या सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए और क्या रीऑर्डर पॉइंट होगा? अब ये वाले ध्यान से सुनना, ये वाली चीज कंपनी कह रही है 15% हम स्टॉक आउट रिस्क जो है हम बियर कर लेंगे। आपको निकालना है सेफ्टी स्टॉक निकालना है, और आपको री ऑर्डर पॉइंट निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो
इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, स्टेप के नंबर है, सारे स्टेप के नंबर है। तो सबसे पहले तो मैं एनालिसिस ऑफ डिलीवरी टाइम करूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे को ये डिलीवरी डेज दे रखे थे ना, ये रहा, ये नीचे डिलीवरी टाइम दे रखा था, डेज दे रखा था, परसेंटेज ऑफ अक्रेंस दे रखा था, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 75, 10, 5, 5, 5। आई विल पुट इट इन द टेबल लाइक दिस। मैं इसे टेबल के अंदर प्लॉट कर दूंगा, 6, 7, 8, 9, 10, 75, 10, 5, 5, 5। देन मैं क्यूमुलेटिव निकाल लूंगा, 75, 75 प्लस 10, 85। इन तीनों को ऐड किया, ये आ गया, इन चारों को ऐड किया, ये आ गया, इन पांचों को ऐड किया, ये आ गया। क्लियर? सो दिस इज योर क्यूमुलेटिव। अब बाकी बच गया आपका स्टॉक आउट रिस्क। स्टॉक आउट रिस्क कैसे निकलता है? 100 माइनस क्यूमुलेटिव। यस, आप 100 माइनस क्यूमुलेटिव कर दो, यू विल गेट स्टॉक आउट रिस्क। मतलब इतनी बार तो अक्कर होगा ही होगा ना, ये कहने की बात ये है, अक्कर इतनी बार होगा। दिस इज द क्यूमुलेटिव वन। क्यूमुलेटिव इज बेसिकली अकरेंस का क्यूमुलेटिव निकाल है सबको ऐड करके। तो स्टॉक आउट रिस्क इज 100 माइनस क्यूमुलेटिव। सो 100 माइनस 75, 25, 100 माइनस 85, 15। इस तरीके से आपका स्टॉक आउट रिस्क निकल गया। अब इसमें कह रहे हैं कंपनी 15% स्टॉक आउट रिस्क बियर कर लेगी। हमारे पॉइंट में ये था 15%। तो अगर तुम 15% देखो तो ये वाले स्लैब में आते हैं हम। इसमें से स्लैब निकालो कौन सी है, 7 डेज वाली स्लैब में हम कर करते हैं। अगर कंपनी कह रही है कि हम 15 डेज का स्टॉक आउट रिस्क मेंटेन कर लेंगे तो द कंपनी इज विलिंग टू टेक 15% स्टॉक आउट रिस्क। इसलिए जो हमारा डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 डेज हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको निकालना है। अब आपसे दो चीजें मांग रहा था क्वेश्चन में, वन इज रीऑर्डर लेवल एंड सेकंड वन इज सेफ्टी स्टॉक एट 15% स्टॉक आउट रिस्क। ओके, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला? बोलो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन? ऐसा कुछ बता नहीं रखा, तो कंजम्पशन पर डे निकाल लेंगे बिल्कुल। एनुअल डिमांड कितनी थी? एनुअल डिमांड इज 54,000। 54,000 को डेज से डिवाइड कर लो, 360 डेज आर देयर। ये क्वेश्चन में दे रखा था 360, तो आपको 360 लेना पड़ेगा। तो 150 कास्टिंग इज योर कंजम्पशन पर डे। क्लियर? देन आपको निकालना है आरओएल। आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन। दिस इज द मैक्सिमम कंजम्पशन। यही मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल सारी यही है। इनटू में लीड टाइम। यस, मैक्सिमम लीड टाइम कितना था? ध्यान से देखो, मैक्सिमम लीड टाइम 7 डेज के अंदर ये फॉल कर रहा था ना अपना। वो ऊपर वाली चीज को कंसिडर मत करना, हम कौन से डे के अंदर फॉल कर रहे हैं इस स्टॉक आउट रिस्क में, 7 डे के अंदर ना। तो 7 डे इज अवर लीड टाइम बेसिकली इन दिस। सो हमारी ये आ गया रीऑर्डर लेवल। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट आपसे मांग रहे हैं सेफ्टी स्टॉक निकालो। अब देखो सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक वही यूनिट्स इनटू में डेज, यू विल गेट द सेफ्टी स्टॉक की यूनिट्स। तो ये तो हमारा सेम कंजम्पशन तो वही की वही रहेगी, नॉर्मल कंजम्पशन ले ली। अच्छा, डेज की बात है मेन। तो अगर तुम देखो तो यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप, कितने दिन का गैप है 6 और 7 डेज के बीच में, क्योंकि हमारा शुरुआत ही 6 डे से हो रही है ना। तो इतना गैप कितना है? 1 डे का गैप है। 1 डे का गैप है तो 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया। चलो, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई ना। मैं एक बार 5% वाले के साथ बताता हूँ, 5% स्टॉक आउट रिस्क के साथ क्या होगा। अब बताओ मेरे को 5% वाला कौन से डे में लाई कर रहा है? 9th डे में। सो अब मेरे को बताओ रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है आपकी? 150। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 9th। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपसे सेफ्टी स्टॉक पूछ रहा है, तो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा? मैक्सिमम मतलब कंजम्पशन जितनी हुई है इनटू में लीड टाइम, इनटू में टाइम। तो टाइम कितना लेंगे? अब देखो 6th से लेकर 9th डे तक के बीच में कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। 6, 7, 8, 9, 6 to 9, सॉरी 6 to 9, 6 to 9, 6 to 9 कितने दिन हो गए? 3 दिन हुए ना, 4 दिन कैसे हुए? सॉरी, 6 to 9 3 दिन हो गए ना, 6, 7 और 8 3 डेज। यस, सो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5% वाला अपना हो गया। 5% स्टॉक आउट रिस्क था, तो आपसे मांग रहे हैं यहाँ पर आपको एज्यूम, ये चीज हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क है, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 ईयर? आपसे ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट भी मांग रहा है 5% स्टॉक आउट रिस्क पे। चलो निकाल लेते हैं 5% स्टॉक आउट रिस्क। तो सबसे पहले एनुअल डिमांड भी ऑलरेडी है। क्वांटिटी पर ऑर्डर, क्वांटिटी पर ऑर्डर कितनी है हमारी? EOQ is quantity per order. 1800 is your quantity per order. You will get number of orders multiply with ordering cost given है, टोटल ऑर्डरिंग आ गया। देन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ सेफ्टी स्टॉक भी तो है। देखो सेफ्टी स्टॉक है ना 5% स्टॉक आउट रिस्क में, तो आपका
जो आपका ये है क्या कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूला अब क्या लगेगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक लगेगा। बताया, आज बताया था, आज ही करवाया इस तरह का क्वेश्चन इवन इनफैक्ट। तो इसमें सेफ्टी स्टॉक भी ऐड करेंगे 450, ठीक है। देन कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आ गया। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये थोड़े रिमेंबर टाइप के क्वेश्चंस है कि ये स्टेप हाँ ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस। ये आएंगे रिमेंबर प्रैक्टिस से, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे एंड रिवीजन से। डोंट टेक टेंशन। अभी जब मैं आपको दोबारा मटेरियल कॉस्ट का एक रिवीजन वीडियो दूंगा, उसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे जितने भी इस क्वेश्चन में 44 के 44 क्वेश्चन है ना इस बुक के। वी विल रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल कि इसमें क्या था, इसमें क्या चीज नहीं थी, और अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन इनमें बहुत ही ज्यादा याद रखने की जरूरत होती है, ये ऐसे स्टेप्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो मैं पूरे भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इतना हो गया आई थिंक आपका सबका, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रेफर टू ओरिजिनल डेटा, एज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग द कंपनी, अगर कंपनी री इंजीनियरिंग होगी ना तो उससे उसकी कॉस्ट कम हो रही है, और अब हम ऑर्डर 600 रुपए पे प्लेस कर पाएंगे, जबकि पहले ऑर्डर 9000 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 हो गई। In addition to company estimate, the waste of inefficiency caused by the inventories are considered. Carrying a unit, अब carrying cost हो गई 720 per year और carrying cost 720 हो गई। So आपका new EOQ क्या होगा? तो सिंपल सी चीजें हैं, 600 and 720, just put it in the formula, 600 720, annual demand सेम की सेम है, तो आपकी नई EOQ आ गया। चलो नेक्स्ट, और कुछ मांग रहे हैं इसमें हमसे? ओके, ही इज ऑल्सो आस्किंग फ्रीक्वेंसी बताओ ऑर्डर की, तो दैट इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। सिमिलरली 54,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर इज दिस 300। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। सिमिलरली हमने ओल्ड ऑर्डर्स की भी निकाल ली, क्योंकि हमसे कंपैरिजन के लिए भी कह रहा था। तो कंपनी को आप देखो, ओल्ड ईओक्यू में तो 12 दिन लगते थे और न्यू ईओक्यू में 2 दिन लग रहे हैं, तो कंपनी विल प्लेस एन ऑर्डर ट्वाइस इन 2 days एज कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी 12 दिन। ठीक है, 27th क्वेश्चन आई थिंक हो गया अपना कंप्लीट। 27th क्वेश्चन इज डन। नाउ 28th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। भैया एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और बचा आपका। यस यस, प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और बचा है कैरिंग से रिलेटेड। चलो 28th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। एलियंस लिमिटेड distributes wide range of water purifier system. One of the best selling item is standard water purifier। उनकी बहुत बड़ी आइटम। कंपनी जो है वो EOQ डिसीजन मॉडल यूज करती है टू डिटरमाइन ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वाटर प्योरीफायर्स टू ऑर्डर। मैनेजमेंट चाहती है कि आपको सेफ्टी स्टॉक बताना कितना होल्ड करें। ये कंपनी जो है इसकी एनुअल डिमांड 360 वर्किंग डेज है और एनुअल डिमांड इज 36,000 स्टैंडर्ड वाटर प्योरीफायर। 36,000 इज योर एनुअल डिमांड। The company orders 3,600 water purifiers at a time. Lead time is 6 days. Carrying cost is 450. मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि स्टॉक आउट जो कॉस्ट है वो 900 है। स्टॉक आउट कॉस्ट इज 900। जो ये कंपनी है इसने एनालाइज किया कि डिमांड 200 पास्ट रीऑर्डर पीरियड पे इसने डिमांड एनालाइज की। ये आपके रिकॉर्ड दे रखे हैं। यू हैव टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। आपको सेफ्टी स्टॉक का लेवल निकालना है फॉर स्टैंडर्ड वाटर प्योरीफायर जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ताकि मिनिमाइज कर सके अपनी स्टॉक आउट और कैरिंग कॉस्ट को। क्योंकि मैंने बताया था 2 कॉस्ट इंकर होती है आपकी, एक होती है स्टॉक आउट कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। तो कंपनी का आपको सेफ्टी लेवल डिसाइड करना है, सेफ्टी स्टॉक का लेवल डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में। कैरिंग कॉस्ट शुड बी कंप्यूटेड ऑन सेफ्टी स्टॉक विच रिमेन इन हैंड एट ऑल द टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सबसे पहले ये सेफ्टी आपको स्टॉक निकालना है, सबसे पहले वही काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल ROL निकाल लूंगा, रीऑर्डर लेवल सबसे पहले मेरे को चाहिए ना, अगर मेरे को सेफ्टी स्टॉक निकालना है तो दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए कंजम्पशन पर डे निकाल लेते हैं। 36,000 डिवाइडेड बाय 360, 100 इज योर कंजम्पशन पर डे, दैट्स योर मैक्सिमम कंजम्पशन। लीड टाइम इज आल्सो गिवन 6 days इन द क्वेश्चन। आपका ROL निकल के आ गया। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक रेंज लेवल। आपको सबसे पहले तो स्टॉक रेंज लेवल आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टॉक रेंज लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि डिमांड्स दे रखी हैं,
नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन से प्लीज कंफ्यूज मत कर लेना, ऊपर कुछ और रिक्वायरमेंट मांग रहा था, यहाँ कुछ और मांग रहा है। दिस इज ऑल्सो रिमेंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आपको डिमांड दे रखी है, नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी हैं, सो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ऐसे आपको टेबल बनानी पड़ेगी। सेफ्टी स्टॉक, कैरिंग कॉस्ट, सबसे पहले तो आप एक सेफ्टी स्टॉक लेवल डिसाइड कर लेंगे। हाँ, 0 लेवल, 20, 40, 60, इस तरीके से आपने लेवल डिसाइड कर दिया। फिर उस पर 2 कॉस्ट इंकर होती हैं, वन इज योर कैरिंग कॉस्ट, सेकेंड वन इज योर स्टॉक आउट कॉस्ट। दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। एंड हम वो चीज लेंगे जहां पर ये दोनों कॉस्ट कम होगी। दैट्स द थिंग। अब मेरे को सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक का लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को डिमांड दे रखी है, डिमांड 540 से लेकर 660 तक लेवल तक रेंज कर रही है, ठीक है। कंपनी जो है उसका क्या कोई स्टॉक आउट होगा अगर डिमांड मेरी 600 से कम हुई? देखो, अगर मेरी डिमांड 600 से कम हुई तो क्या कंपनी का कोई स्टॉक आउट होगा? नहीं। तो मैं 600 को एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट लेवल है, इससे नीचे मेरा कुछ जाना नहीं है। मैं 600 का ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि दैट्स माय स्टैंडर्ड सेफ्टी लेवल। मतलब कंपनी विल हैव एनी नॉट हैव एनी स्टॉक आउट बियॉन्ड 600। ये तो आपको भी समझ आ रहा है। 600 अगर डिमांड है, 600 से अगर कम डिमांड होगी तो क्या कंपनी का कोई स्टॉक आउट होगा? बिल्कुल नहीं होना जी। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने 600 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज्यादा किसका है? दिस 600 पे नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 600। स्टॉक आउट क्या होगा फिर मेरा इस केस में? स्टॉक आउट विल बी माय, अगर मेरा स्टॉक आउट हुआ भी, अगर चलो 600 से ज्यादा अगर होगा तभी मेरा स्टॉक आउट होने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू दिस। तो एक तो 20 का डिफरेंस है, तो जब मेरा 20 यूनिट होगा तब मेरा स्टॉक आउट हो सकता है। एक मेरा 40 हो सकता है तब हो सकता है, और एक 600 माइनस 660 जब मेरा 60 हो सकता है तब हो सकता है। तो 20, 40 एंड 60 इन 3 लेवल में मेरा 3 यूनिट्स में मेरा स्टॉक आउट हो सकता है। इसने भी यही चीज लिखी, आप देख सकते हो। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कैन बी रेंज फ्रॉम 540 टू 660 यूनिट, राइट? राइट। कंपनी विल नॉट हैव एनी स्टॉक आउट इफ द डिमांड बिलो 600 यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो राइट। स्टॉक आउट क्या होगा? 20, 40, 60 यूनिट होगी अगर डिमांड 620, 640 एंड 660 यूनिट्स हुई, क्योंकि 600 तक तो कोई स्टॉक आउट ही नहीं है। तो 600 और 620 के बीच में गैप है 20, 640 और 600 के गैप बीच में गैप है 40, एंड 600 और 660 के बीच में गैप है 60 यूनिट्स। तो आपके से पॉसिबल सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या हो गए? 20, 40 एंड 60। या तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी लेवल लिख दिया 20, 40, 60, और स्टार्टिंग में 0 और लिख देना, ठीक है। अब मेरे को बताओ 0 पे क्या कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? 0 पे कैरिंग कॉस्ट बेसिकली विल बी द 0। ओके, 20 यूनिट्स पे मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? आप बताओ। हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी मेरी 20 पे? आप देख सकते हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। कैरिंग कॉस्ट मेरी कितनी होगी इस पे 20 पे? आप देखना, क्वेश्चन 450 आपको गिवन है ना एज अ कैरिंग कॉस्ट। ये देखो, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन स्टैंडर्ड वाटर प्योरीफायर इज 450। एक की 450 है, तो मैं 20 इंटू 450 करूंगा, आई विल गेट कैरिंग कॉस्ट। सिमिलरली 40 इंटू 450, सिमिलरली 60 इंटू 450, आई विल गेट द कैरिंग कॉस्ट लाइक दिस। यस। अब मेरे को स्टॉक आउट कॉस्ट और निकालना है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट और करने पड़ेंगे। यस, यू विल हैव टू डू वर्किंग नोट। तो आप बनाएंगे इस तरीके का वर्किंग नोट। देखो, सबसे पहले आपको स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। इसके लिए मैं पास्ट डिमांड के बेसिस पे एनालाइज करूंगा कि पिछले साल में डिमांड कैसी थी, उसके बेसिस पे एनालाइज होगा। चलो देखते हैं। और ये आपको डिमांड दे रखी थी 540, 560, 580, 600, 620, 640 एंड 660। यस, तो वही मैंने इधर डिमांड लिख दी, 540, 560, 580, 600, 620, 640 एंड 660। देन मैं नंबर ऑफ टाइम्स लिख दूंगा, जो डिमांड के आगे दे रखा है वही लिख दिया। फिर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी। यस, मेरे को पास डिमांड का एनालाइज करना है, तो इसके लिए मेरे को निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? सुनो सुनो सुनो, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? लेट्स प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, 6 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द टाइम्स। टोटल ऑफ टाइम इज 200, तो 6 डिवाइड बाय 200 इज 0.03। सिमिलरली 12 divided by 200, 0.06। Similarly, 16 divided by 200, 0.08। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अब आपको बनाना होगा सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। अब
स्टॉक आउट कॉस्ट अलग अलग लेवल्स पे निकालनी है। सबसे पहले मैं 0 पे निकालूंगा, देन मैं 20 के लिए निकालूंगा, देन मैं 40 के लिए निकालूंगा, देन मैं 60 के लिए निकाल लूंगा। तो चलो सबसे पहले हम 0 के लिए निकालते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। सो 0 के लिए चलो निकालते हैं सबसे पहले स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 यूनिट है, यू कैन सी अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 यूनिट हुआ, सो मेरी डिमांड कितनी होगी? मेरा सेफ्टी स्टॉक अगर 0 यूनिट है, सो माई डिमांड विल बी, क्योंकि मैंने 600 एज अ स्टैंडर्ड एज्यूम किया था, तो इससे ज्यादा वाला ले लूंगा मैं। 620, 640 एंड 660 विल बी माई डिमांड। यस, ये मेरी डिमांड होगी। तो आप देख सकते हो 620, 640, 660 माई डिमांड। देन मैं प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा। 620 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.10। 640 के लिए 0. एंड सिमिलरली दिस के लिए। देन मैं स्टॉक आउट लिख दूंगा। स्टॉक आउट कितना होगा? 600 में से लेस करते जाओ। 600 माइनस 620 20, 600 माइनस 640 40, 600 माइनस 660 60। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो प्रोबेबिलिटी इनटू स्टॉक आउट, यू विल गेट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट। क्लियर? देन स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर अ सिंगल ऑर्डर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो आपका एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट है, ये जो आपका एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्डर आई हैव निकाल लेना मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका 5.8 है, दिस 5.8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 900। 900 इज माई स्टॉक आउट कॉस्ट, सो आई विल गेट द आंसर। यस, 900 will be is my stock out cost. You can see यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है stock out cost would be 900. So इसलिए मैं 900 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट का टोटल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5.8 इंटू 900 किया। एंड स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर 10 ऑर्डर्स। 10 ऑर्डर्स के लिए क्यों? क्योंकि एक साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन 1 ईयर इज 10। 10 ऑर्डर्स हैं, तो इसलिए मेरे को 10 ऑर्डर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 10 ऑर्डर्स बोल रखा है क्वेश्चन में। यस, कैसे 10 ऑर्डर आए ये भी देख सकते हो तुम। 36,000 स्टैंडर्ड वाटर प्योरीफायर है, 360 वर्किंग डेज है, तो 36,000 की एनुअल डिमांड है अपने पास, एंड 360 आर द वर्किंग डेज। तो डिवाइड 36,000 डिवाइडेड बाय 360, यू विल गेट 10 ऑर्डर्स। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। ठीक है, अब ये वाला जिसको एक समझ आ गया ना, वो बाकी इजिली कर लेगा। देखो ये हमने 0 के लिए निकाल लिया, अब मैं 20 के लिए निकाल के दिखाता हूँ। 20 के लिए सेम टेबल बनाएंगे। टेबल सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिमांड, प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट। डिमांड मेरे को बताओ, अगर 20 हुआ, 20 इज माई स्टॉक आउट, तो मेरी डिमांड क्या होगी? मतलब ये वाली चीज 20 हो गया, तो मेरी डिमांड कितनी होगी? बताइए कितनी कितनी डिमांड होगी मेरी? 620, 640, 660 तो लूंगा ही मैं। ये प्रोबेबिलिटी सेम, ये वाली चीजें तो सेम ही आनी है, ये वाली चीजें तो मेरी सेम ही आनी है, बिल्कुल डिटो हर में। मेरा स्टॉक आउट चेंज होता रहेगा। अब अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक 20 है, तो वो मेरा 620 में लेस करूंगा। जब मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 था तो मैंने 600 लेस किया था। मैं से मेरा अगर सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स है तो मैं 620 लेस करूंगा। तो 620 माइनस 620 0, 620 माइनस 640 20, 620 माइनस 660 40। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट। टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट लिया, 900 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर अ सिंगल ऑर्डर आ गया, एंड 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास पूरे साल का आ गया। सिमिलरली 40 के लिए तो यही सारी चीजें लिखी। अब इधर से 40 लेस करूंगा, 600 माइनस 620 सॉरी 640 माइनस 620 नेगेटिव आएगा, सो आई विल डेफिनेटली विल 0। 640 माइनस 640 0, 660 माइनस 640 20। क्लियर? मल्टीप्लाई एंड देन मल्टीप्लाई विद 10। तो आपके पास ये जो स्टॉक आउट कॉस्ट है 5,400, 19,800 एंड 52,200, ये हमने यहाँ लिख देनी है। अगर मैं 60 लेता तो सारा को सारा ही 0 आता, तुम देख भी सकते हो यहाँ पर। 620 माइनस 660 नेगेटिव आता, नेक्स्ट नेगेटिव आता, 660 माइनस 660 नेगेटिव आता। मल्टीप्लाई करते प्रोबेबिलिटी को तो आंसर लास्ट में 0 ही आता है। 0 समथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज डेफिनेटली 0। सो इसलिए मैंने 60 का लिया ही नहीं, 60 का मेरा 0 ही आएगा। फिर मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, कैरिंग प्लस दिस, कैरिंग प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट, मेरे को टोटल कॉस्ट मिल गया। एंड इसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है? ये वाली है। सो मेरा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना हो गया? 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स पे कॉस्ट कम है, तो वो मेरा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल हो गया। और न्यू रीऑर्डर पॉइंट पूछ रहा है, तो मेरा नॉर्मल यूनिट्स कितनी थी? मैंने ली थी 600, ऐसा मैंने स्टैंडर्ड माना था। उसमें मैं ऐड कर दूंगा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक की यूनिट्स 40 को। आई विल गेट द न्यू रीऑर्डर पॉइंट। क्लियर? क्योंकि रीऑर्डर पॉइंट का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो क्या हमने पढ़ा था?
maximum consumption into maximum lead time plus safety stock. So that's why the thing is simplified. इससे नॉर्मल ROL को ही ROL प्लस सेफ्टी स्टॉक, आंसर तो वही चीज आएगी ना अपने पास. ओके जो अभी हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 28 उसी सेम ग्राउंड लेवल पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 40. लेट्स सी, अभी जल्दी हो जाएगा, बहुत लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, स्पीडली हो जाएगा ये. एबीसी लिमिटेड जो है वो 4 व्हीलर्स और ट्यूब्स है उसके पास. यहाँ पर हमें रिपोर्टेडली ये सारी चीजें दे रखी हैं. ये मेरे को स्टॉक आउट दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम दे रखा है. सिमिलरली वही चीज हो गई, ये डिमांड दे रखी है, यानी नंबर ऑफ टाइम दे रखा है. एबीसी लिमिटेड जो है वो 150 रुपीज पर यूनिट लूज करती है स्टॉक आउट पे. तो स्टॉक आउट 150 वाला है, जैसे वहां पर 900 था, यहाँ पर 150 रुपीज है. एंड स्पेंड 50 ऑन कैरिंग कॉस्ट. तो 50 इज योर कैरिंग कॉस्ट. यू हैव टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल. आपको यहाँ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल निकालना है. चलो सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या होगा जी. हमें वो चीज निकालनी है इस क्वेश्चन में. ओके सो यहाँ पर अगर मैं देखूं सो मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, दिस इज माय हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम. सो आई विल टेक 0 एज अ स्टैंडर्ड. मैं 0 को स्टैंडर्ड लूंगा. तो 100 माइनस 0 100, एक तो 100 होगा. और जी 80 माइनस 0 80, 50 माइनस 0 50, 20 माइनस 0 20 एंड 10 माइनस 0 10. सो इधर 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 मेरा सारा सेफ्टी स्टॉक मेरा स्टॉक आउट हो सकता है. सो मैं एक टेबल बनाऊंगा, सेफ्टी स्टॉक, कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. यही लिख रहा मैंने 0 10 20 50 80 100. यस कैरिंग कॉस्ट तो सिंपल है अपना. कैरिंग कॉस्ट कितना है पर यूनिट के हिसाब से 50. सो मेरे को मल्टीप्लाई करना है सेफ्टी स्टॉक को 50 के साथ. 10 इंटू 50, 20 इंटू 50, 50 इंटू 50, 80 इंटू 50, 100 इंटू 50, ये वाला हो गया. अब मेरे को स्टॉक आउट कॉस्ट निकालना है. तो स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए चलो निकालते हैं. सबसे पहले तो एनालिसिस निकालना पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले मेरे को चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. यही सेम मैंने डिमांड लिखा, टाइम्स लिखा, टोटल 2 डिवाइडेड बाय 100 प्रोबेबिलिटी, 5 डिवाइडेड बाय दिस, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल ली. अब मैं सबसे पहले अज्यूम करूंगा मेरा स्टॉक आउट कितना है 0. पहले 0 के हिसाब से निकालना पड़ेगा, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 50 का, फिर 80 का. सेम टेबल्स बनानी है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई थी. चलो दे बनाते हैं. स्टॉक आउट कॉस्ट अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 यूनिट्स है तो वही चीज 0 अगर मेरा होगा तो आई विल सबसे पहले तो वही सारी चीजें लिख देते हैं. 180 ये पूरे का पूरा टेबल चेप देने का. 180 ये सारी चीजें मैंने सेम टू सेम लिखी 100 से लेकर 10 तक. फिर प्रोबेबिलिटी ऊपर से ली, 100 पे प्रोबेबिलिटी 0.02, इस तरीके से मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी. फिर मैं स्टॉक आउट लिखूंगा. स्टॉक आउट कितना है सुनो, अब स्टॉक आउट निकाल लेते हैं. 100 माइनस 0 0, दिस माइनस 0 0 0 0, तो मल्टीप्लाई किया, देन एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट आ गया. अब मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट, अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऐसा कुछ मेरे को बता ही नहीं रखा था इतने दिन है, ये मेरे एनुअल डिमांड है. सो मैं पूरे साल का एज्यूम करूंगा. सिमिलरली 10 यूनिट्स का निकाल लेंगे. 100 80 50 10 लिया, प्रोबेबिलिटी स्टॉक आउट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट निकाला, एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व. सिमिलरली हमने ये वाली चीज सॉल्व की. सिमिलरली आप ये वाला करना एंड सिमिलरली 80 वाला करना. ठीक है, ये अपना एज अ होमवर्क की तरह ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो ऊपर करवाया था वही सेम चीज है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट थिंग नहीं है. अगर डिफरेंट होता मैं डेफिनेटली पूरा सॉल्व करवाता हूँ. ओके देन स्टॉक आउट आ गया, देन टोटल करो, टोटल कॉस्ट निकालो. हाँ जी, ऑप्टिमम सबसे कम कॉस्ट किसकी है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल इज दिस, क्योंकि इधर कॉस्ट सबसे कम है. सो 20 इज योर सेफ्टी स्टॉक. ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 20 यूनिट्स. सो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट इज डन नाउ. ओके I will upload study material के बीच में क्या differences हैं. I will upload a separate video for that. Thank you for your patient listening and please subscribe to the channel. और इसके बाद हम करेंगे ये जो चैप्टर है, मैं 2 वीडियोस डालूंगा सेपरेटली. मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा. द फर्स्ट वीडियो विल बी ऑफ स्टडी मटेरियल, कि स्टडी मटेरियल और हमारे नोट्स में अभी कर लिया एक बार, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा. एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फुल मटेरियल कॉस्ट रिवीजन लेक्चर. हाँ जी, हम लोएस्ट पॉसिबल टाइम में, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम में, अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 1 इवन मैं क्लब करके बना दूंगा, चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की दोनों की मिक्स करके बना दूंगा. सो डेट हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है धमाकेदार हम पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने इतने दिनों में क्लास में किया. सो आपको क्या करना है, आपको जितना भी अभी तक मैंने क्लास में करवाया एक बार आप जरूर करके आ जाना. जो भी आपने नहीं, अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं किया या जो होमवर्क दिया वो करके नहीं देखा, सो ईच एंड एवरीथिंग आप कर लेना. नोट्स आप पूरे कंप्लीट कर लेना. एंड यस, और मैं स्टडी मटेरियल का वीडियो कल डाल दूंगा. ओके सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग वन अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू.